नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है नाबालिग घोस्ट आत्मा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसे ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी जिन्न की दोस्ती एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही ज़बरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। जब भी अकेलेपन का एहसास होता है, रात के काले अंधेरे में घर लौटते समय कदम तेज़ी से बढ़ते हैं। जुबान पर अचानक हनुमान जी का नाम आ जाता है, दिल घबराता है और मन में शंका पैदा होती है। जल्दी जल्दी घर जाने का मन करता है। डर यही होता है जब अपने साय से भी इंसान घबरा जाए। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने मोबाइल में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का शो देख रहा था। कपिल शर्मा का शो हो और नज़रें कहीं और चली जाएं, ये मुमकिन ही नहीं था। ऐसा कोई एपिसोड नहीं था जो मैंने ना देखा हो। सबसे मज़ेदार तो सुनील ग्रोवर का अभिनय था। वाह, क्या शानदार एक्टिंग करता है वो बंदा। उसके बाद कीकू शारदा का अभिनय भी कमाल का था। ये दोनों बेस्ट थे और कपिल बाबू तो किसी की भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। कानों में हेडफोन लगाकर बड़े मज़े से शो देख रहा था कि अचानक चीखने की आवाज़ आई। मैंने एक झटके से हेडफोन हटाया और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। फिर से हेडफोन लगाकर शो देखने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार मैंने हेडफोन उतारकर मोबाइल बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगा। 10 मिनट तक इंतज़ार करना भारी लगने लगा और मैंने सोचा कि अब सोना चाहिए। लगभग 10 मिनट बाद मैं गहरी नींद में चला गया। मुझे फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। शायद वह आवाज़ किसी के घर से आई हो या किसी फिल्म की हो। कुछ भी हो सकता था। रात को देर से सोया था तो नींद भी देर से खुली। जब सुबह बिस्तर से उठा और मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया तो चौंक गया। मेरा मोबाइल बुरी तरह टूट चुका था और हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैंने हाल ही में महंगा RBL का हेडफोन खरीदा था और मोबाइल भी मेरी सबसे पसंदीदा थी। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। छोटे भाई से पूछा तो उसने मना कर दिया। भैया, मुझे आपका हेडफोन पसंद है, भाई बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी किसी चीज़ का नुकसान करूं। मैं हैरान था। रात में मोबाइल और हेडफोन बिल्कुल सही हालत में थे। फिर सुबह अचानक ऐसा क्या हुआ? मम्मी पापा ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। याद रखो, आज के बाद 10 बजे तक नहीं सोए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, पापा बोले। उन्होंने इसे मेरी लापरवाही बताया और कहा कि शायद मोबाइल रात में गिर गया होगा या सोते समय दब गया होगा। मैं कुछ बोल नहीं सका, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। हेडफोन तो दबकर टूट सकता है, लेकिन मोबाइल की हालत ऐसी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से पत्थर पर पटका हो। बिना मोबाइल के मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया। किसी को इस बारे में नहीं बताया। पूरा दिन मोबाइल के बिना बिताया तो पढ़ाई भी ज़्यादा हुई। मज़ा आया। लौटते समय मोबाइल मरम्मत के लिए दे दिया। रात को लगभग 11 बजे होंगे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। मैं सच में बहुत खुश था। आज गहरी नींद आ रही थी। लंबी तानकर सो गया। अचानक गर्मी का एहसास हुआ। चादर हटाई और महसूस किया कि पंखा बंद है। खिड़की भी बंद थी। गर्मी होनी तो तय थी। मैं उठा और खिड़की खोली। फिर दीवार पर लगे स्विच को ऑन ऑफ करके देखा, लेकिन पंखा चल ही नहीं रहा था। इतनी रात को ही इसे बिगड़ना था। मैं मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके बगल में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके छोटे बिस्तर पर मैं फिट नहीं आ रहा था। किसी तरह उसे थोड़ा धकेल कर सोया, लेकिन कुछ ही देर में उसने मुझे लात मार दी
और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, उसकी भी गलती नहीं थी। फर्श पर ही सो गया। सुबह उठकर देखा तो पंखा चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नींद में था या कोई मजाक था। मैंने इस बात को टाल दिया और दिन मस्ती में कॉलेज में बिताया। लौटते समय अपना मोबाइल भी मरम्मत के बाद लेकर आया। शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। क्रिकेट के मैदान में जो मेरी फजीहत हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सामने वाली टीम से हम लोग मैच हार चुके थे और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। हमने पहले बल्लेबाजी की। जब मेरी बारी आई तो मैं एक भी शॉट नहीं मार पाया। जब भी बल्ला चलाने की कोशिश करता वह दूसरी तरफ चला जाता। अगर सीधे मारने की कोशिश करता तो बल्ला बाईं ओर मुड़ जाता। बहुत कोशिशों के बाद भी एक भी शॉट नहीं लगा सका। सभी नाराज हो रहे थे। यार क्या मजाक कर रहा है, रन चाहिए थे यार, क्या हो गया तुझे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथों में कौन सी जकड़न थी जो खुल ही नहीं रही थी। फील्डिंग के दौरान भी 2 कैच छोड़ दिए और खराब प्रदर्शन किया। विपक्षी टीम जीत गई। मैंने तय किया कि अब से क्रिकेट नहीं खेलूंगा। घर आया तो गहन सोच में पड़ गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था। माँ ने मुझे कॉफ़ी दी। मैं कॉफ़ी पीकर पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ाई में ध्यान लगा ही रहा था कि अचानक मुझे सारे शब्द उल्टे दिखाई देने लगे। सभी शब्द बिखरने लगे। मैं सहम गया। आखिर ये क्या हो रहा था। क्या ये मेरे दिमाग का खेल था या मेरी आंखों का भ्रम। मैंने किताब बंद कर दी और ड्राइंग रूम में चला गया। वहाँ पापा इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहे थे। पापा सोनी टीवी लगाइए ना, इंडियन आइडल देखना है। क्यों, पढ़ाई खत्म हो गई क्या बेटा। नहीं पापा, बस मन नहीं कर रहा। क्या हुआ रोहन, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। नहीं पापा, बस ऐसे ही। पापा ने रिमोट मुझे दे दिया और खुद वहाँ से चले गए। मैं रिमोट से चैनल बदलने लगा लेकिन सोनी चैनल कहीं नहीं मिला। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, माँ टीवी को क्या हुआ है। अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ, अभी तो ठीक ही था। माँ सभी चैनल आ रहे हैं लेकिन सोनी नहीं। होगा कुछ, जाने दो। माँ किचन से ही बोली। मैं भी उठकर किचन में गया। वहाँ पहुँचकर मैं बुरी तरह चौंक गया। माँ तो किचन में थी ही नहीं, तो फिर किचन में कौन था जो माँ की आवाज़ में बोल रहा था, क्योंकि ड्राइंग रूम किचन से सटा हुआ था। माँ, मैं ज़ोर से चिल्लाया। माँ, पापा। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं फिर ज़ोर से चिल्लाया, माँ, पापा, कहाँ हो आप। क्या हुआ रोहन। पापा दौड़ते हुए अंदर आए। माँ भी उनके पीछे पीछे थी। तब तक मैं मूर्छित होने लगा था। पापा ने आकर मुझे संभाला। मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो देखा कि घर के सभी लोग मुझे घेरे खड़े थे। सभी आश्चर्य भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। माँ घबराई हुई बोली, क्या हुआ था रोहन। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरा शरीर गर्म हो चुका था, शायद बुखार था। बेटा किचन में क्या हुआ था, पापा ने पूछा। मैं माँ से लिपट गया और सारी बातें बता दी। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस तरह की घटना पहली बार हुई थी। आखिर ये सब क्या था। क्या ये मेरा वहम था या कोई दिमागी बीमारी। पापा के दिमाग में यही सब चल रहा था। वह किसी भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते थे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे डॉक्टर को दिखाया जाए। मैं मना करता रहा, लेकिन शाम को पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पहले सामान्य निरीक्षण किया और फिर कहा, कुछ टेस्ट करवाने होंगे। एक बड़ी मशीन के जरिए मेरे दिमाग का परीक्षण किया गया। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट आते ही आपको भेज दूंगा। सहमता हुआ मैं घर लौट आया। माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। पापा को डॉक्टर पर भरोसा था, लेकिन माँ किसी साधु महात्मा से सलाह लेना चाहती थी। मैं कह रही हूँ, मेरा कोई मानता ही कहाँ है। माँ बर्तन धोने के साथ जोर जोर से पटक रही थी। मेरे बेटे पर किसी भूत का साया है। माँ अब बस भी करो, मैं बोला। पापा तो मेरी बात नहीं मानते। कम से कम आप तो मान लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। न कोई भूत है, न कोई बीमारी। बस कुछ ऐसा है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगली बार मैं खुद जासूसी करूँगा। चुप कर, माँ बोली। बड़ा आया जासूस बनने। अभी बच्चा है तू, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी इतना चिड़चिड़ा हो गया है। माँ से जुबान लड़ाता है। माँ रोने लगी। मेरा छोटा भाई मोटू
मेरे पास आया और मुझे कुहनी मारते हुए बोला, क्या भैया, मम्मी को रुला दिया? बड़े हो गए हो आप, अब बच्चे नहीं रहे। ये बात माँ को बता, चल भाग यहाँ से। मैं गुस्से से बोला, मम्मी ही तो मुझे बच्चा कह रही हैं। मेरी रिपोर्ट पूरी तरह ठीक आई। डॉक्टर ने पापा से कहा, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऊपरी ताकत का साया हो सकता है। ये सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। डॉक्टर होकर ऐसी बातें करते हैं। पहले पापा भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर की बात सुनने के बाद उन्होंने भी माँ का साथ देना शुरू कर दिया। अब आलम यह था कि मैं ज़्यादातर माँ के पास ही रहता था। सिर्फ रात को छोटे भाई मोटू के साथ सोता था। मुझे स्कूल जाने से भी रोक दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद जब स्कूल गया तो सब सामान्य लगने लगा। मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और पढ़ाई में भी मन लगाया। अब सब कुछ सामान्य था। हम सरकारी घर में रहते थे जो जंगल के किनारे था। जंगल के दूसरी ओर 7 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर था। जंगल और गांव के बीच लंबी चौड़ी सड़क थी। हमारे घर के पास एक बड़ा सा तालाब था, बहुत खूबसूरत। जंगल से पक्षी अक्सर वहां आते थे। जानवर बहुत कम दिखते थे। तालाब के पास बैठना बहुत सुकून भरा होता था। ठंडी ठंडी हवा और शांत वातावरण। कभी कभी मैं वहीं बैठकर पढ़ाई करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था। मैं घर पर ही अपने कमरे में था। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया नहीं था। फिर सोचा, क्यों ना तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम करूं, वहां थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर मैं 2 शिफ्ट में अपना सारा सामान वहां ले गया। तालाब पेड़ों से पूरी तरह घिरा हुआ था, लेकिन एक खास बरगद का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। मैंने सोचा, यहीं बैठकर अपना प्रोजेक्ट वर्क करता हूँ। पक्षियों के कलरव से वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत था। बहुत शांति से बैठकर अपना काम कर रहा था कि अचानक एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, रोहन। मैं आवाज़ की ओर पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। कौन? मैंने पूछा ने, पर कोई जवाब नहीं आया। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ, ड्राइंग शीट पर देखो। ये सुनकर मैंने ड्राइंग शीट की ओर देखा। वहाँ एक आकृति उभर आई थी। ये एक लड़की की तस्वीर थी जो मेरी ही उम्र की लग रही थी। परी जैसी सुंदर लड़की की तस्वीर। मैं हैरान रह गया और डर भी गया। डरना लाजिमी था। पूरी ड्राइंग शीट कोरी थी। मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था। फिर इतनी सुंदर और खूबसूरत लड़की की तस्वीर कैसे बन गई? कुछ तो गड़बड़ थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? सिया, एक अनजान आवाज़ आई। कौन सिया? और तुम ही मुझे परेशान कर रही थी? हाँ, पर मैं जानबूझकर परेशान नहीं कर रही थी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। एक तुम ही थे जो मेरे साथ खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। मैं अभी भी डरा हुआ था। पर तुम हो कौन? एक भूत? क्या? मेरे होश उड़ गए। अब मैं बहुत डर गया था। मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लगा। रोहन, रुको प्लीज़। मैं ठिठक गया। आवाज़ में करुणा थी। पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोहन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं भूतलोक की अकेली ऐसी भूत हूँ जिसका कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने ड्राइंग शीट के पास लौट आया। शीट अब पूरी कोरी थी। मैंने भूतों के बारे में केवल टीवी पर देखा था या सुना था, लेकिन इतना मासूम और छोटा भूत। मैं मासूमियत से बोला, भूत तो बड़े होते हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम भूत कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए भूत हूँ। अब मैं इसे कैसे समझाऊँ? वह भी समझा नहीं पा रही थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था। खैर, मुझे इससे क्या? मैंने सोचा। रोहन, मुझे अपना दोस्त बना लो प्लीज़। वह छोटी भूतनी रोने लगी। अचानक मैंने अपनी ड्राइंग शीट को गीला देखा। मतलब साफ था, छोटी भूतनी के आंसू मेरी शीट को भिगो रहे थे। मुझे उस पर दया आई। मैंने सोचा, इसने अब तक मेरा कोई नुकसान नहीं किया। मेरे भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो क्यों ना इस भूतनी को ही दोस्त बना लिया जाए। चंचल मन था तो मुझे मानना ही पड़ा। ठीक है, तुम रो मत, तुम आज से मेरी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। यह सुनकर सिया खिलखिलाकर हंसने लगी। ड्राइंग शीट के आंसू गायब हो चुके थे। शीट पर एक सुंदर चित्र उभर आया, फूलों का एक गुच्छा, और नीचे लिखा था, थैंक यू।
मैं भी बहुत खुश था। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा पल था जो शायद किसी और की ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। मेरी दोस्त कितनी अलग, सबसे अच्छी, सबसे नायाब। रोहन की दोस्त, भूतनी मेरी दोस्त। माँ, हम जा रहे हैं स्कूल। रोहन घर से बाहर की तरफ जाते हुए माँ से बोला। ठीक है बेटा, संभल के, माँ ने जवाब दिया। पर तब तक रोहन और उसका छोटा भाई टोनी बाहर निकल चुके थे। रोहन ने 2-3 मिनट इंतजार किया होगा, तभी बस आ गई। वह बस में चढ़ गया। चल बैठ जा, खड़ा क्यों है? रोहन ने टोनी से कहा। टोनी बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, भाई धक्का क्यों मार रहे हो? मैंने कब धक्का मारा? भाई अभी भी आप धक्का मार रहे हो, टोनी ने अचानक कहा। टोनी, मैंने कहा धक्का नहीं मारा, रोहन बोला। फिर उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके बगल में कोई बैठा हो, लेकिन दिखा कुछ नहीं। सिया, तुम? रोहन ने धीरे से पूछा। हाँ मैं, आज मैं भी तुम्हारे स्कूल जाऊंगी, सिया ने कहा। तुम मेरे स्कूल? कैसे? भाई आप क्या फुसफुसा रहे हो? सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, टोनी हंसते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं, रोहन ने टोनी से कहा और फिर धीरे से सिया से बोला, वापस जाओ, मैं स्कूल से लौटकर तालाब के पास मिलूंगा। ठीक है, सिया बोली, पर मैं आज नहीं तो कल स्कूल ज़रूर जाऊंगी। इसके बाद सिया गायब हो गई। माँ घर में अकेली थी और किचन में काम कर रही थी। पापा अपने जॉब पर थे। मैं और टोनी स्कूल में थे। माँ को गाना गाने का बहुत शौक था, तो वह काम करते करते गुनगुना रही थी। अचानक किचन में रखा फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उसमें रखा हुआ आइसक्रीम का एक कप हवा में बाहर आ गया। माँ घबरा गईं और चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में आ गईं। आइसक्रीम भी हवा में लहराती हुई उनके पीछे पीछे आ गई और सोफे के पास रुक गई। माँ घबराते हुए चिल्लाईं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि आइसक्रीम खुद ब खुद खत्म हो रही थी। यह देखकर माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर गईं। अरे मैं भूत नहीं हूँ आंटी, सिया बोली, लेकिन तब तक माँ बेहोश हो चुकी थी। जब मैं और टोनी स्कूल से घर लौटे तो माँ को इस हालत में देखकर हमारे भी होश उड़ गए। हम किसी तरह माँ को बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। मैंने कुछ नहीं किया रोहन, अचानक सिया की आवाज़ आई। मैं गुस्से में सिया की तरफ देखने लगा। वह दिख तो नहीं रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वह यहीं है। मैंने बस आइसक्रीम खाई थी, डरते हुए सिया बोली। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फ्रिज से निकाल कर खाई और माँ ने देख लिया। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। क्या ज़रूरत थी? एक जगह शांत बैठो या यहाँ से चली जाओ। सिया शांत होकर वहीं बेड पर बैठ गई। जब माँ को होश आया तो वह चिल्लाने लगी, भूत भूत, रोहन यहाँ भूत है बेटा। अरे माँ कुछ नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं। चुप कर, तुझे नहीं पता, पापा को फ़ोन लगा जल्दी। पापा घर पहुँचे तो माँ ने सारी बात बताई। मैंने भी सुनी और सिया भी। ठीक है, मैं आज ही किसी ओझा बाबा से मिलता हूँ, पापा बोले। माँ ने कहा, मैं कहती थी ना कि रोहन के शरीर में वही भूत रहता होगा। ये जगह ही ठीक नहीं है, यहाँ के लोग भी अजीब हैं। पता नहीं क्या जादू टोना और भूत है इस घर में। अब मैं माँ पापा को कैसे समझाता कि ये भूतनी मेरी दोस्त है और किसी का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। शाम को मैं तालाब पर गया और आवाज़ लगाई, सिया सिया। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सिया बोली, अगर माँ को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा माँ को, सिया बोली, मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? रोहन घबरा गया। माफ़ी मांगने के लिए। रहने दो, भूत हो तुम, माँ नहीं समझेंगी। ये बताओ, तुम स्कूल बस में क्या कर रही थी? मुझे भी स्कूल जाना था। क्यों, तुम भूत हो? तुम क्या करोगी स्कूल जाकर? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी रोहन। रोहन अवाक रह गया। मैं 2 साल पहले उस स्कूल में पढ़ती थी। मेरी यादें उस स्कूल से जुड़ी हैं। मतलब 2 साल पहले तुम उस स्कूल में पढ़ती थी, तो रहती कहाँ थी? यहीं, जहाँ तुम आज रहते हो, उसी घर में। इसी तालाब पर मैं आती थी। उसी बस से मैं स्कूल जाती थी। वही बस ड्राइवर अंकल मुझे ले जाते थे। मैं आज भी उन्हें पहचानती हूँ। तो तुम भूत कैसे बनी? उसी स्कूल में मेरी मौत हुई थी। सिया रोने लगी। उसकी सुबकने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही थी। क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत चंचल और मासूम सी छात्रा थी रोहन, पढ़ाई में तेज़ थी।
अक्सर टीचर मुझे चॉकलेट या टॉफ़ी देते थे और मुझे बहुत प्यार मिलता था। लेकिन मैं ड्राइंग में कमज़ोर थी, जिसकी वजह से क्लास में कम नंबर आते थे। ड्राइंग टीचर मनीष सर हमेशा कमज़ोर छात्रों पर ध्यान देते थे। हाँ हाँ, मनीष सर, वही ना जो हमें ड्राइंग पढ़ाते हैं। हाँ वही। उन्होंने मुझे अलग से ड्राइंग सिखाना शुरू किया और मुझे चिक्की कहकर बुलाते थे। हमेशा मेरे गाल खींचते रहते थे। वे मुझे होम ट्यूशन देने भी आने लगे। मेरी माँ ने न जाने क्यों तुरंत मान लिया। सिया अब ज़ोर ज़ोर से सुबकने लगी। रोहन, मनीष सर अच्छे नहीं हैं। क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं रोहन, वे पढ़ाते पढ़ाते मुझे अजीब तरह से छूते थे। मैं बहुत डर गई थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वे मेरे साथ गलत करते थे। सिया फूट फूट कर रोने लगी। तुमने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की? मैंने पूछा। क्या तुमने कभी किया? जो मेरे साथ हुआ वही आज किसी और के साथ हो रहा होगा। मनीष सर बहुत चालाक और चतुर हैं। तुम्हें अब तक यह सब सहना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई? सिया ने अपनी सिसकियों के बीच बताया। एक दिन उन्होंने हद कर दी। मेरे शरीर पर खरोंच के निशान पड़ गए। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वे मेरी माँ से कह देंगे कि मैं कुछ नहीं जानती और स्कूल से निकाल देंगे। मैं डर गई थी। मैं तो छोटी सी बच्ची थी, सब सहती रही। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत कर उन्हें मना किया। इसके बाद उन्होंने मुझे छूना और तंग करना छोड़ दिया। सिया ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, मैं खुश थी कि सब ठीक हो गया। लेकिन एक और लड़का था, पिंटू, जो बहुत उदास रहने लगा। उसके शरीर पर लाल निशान थे। मुझे शक हो गया कि अगला शिकार वही है। एक दिन मैंने देखा कि मनीष सर उसे स्कूल की छत पर ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे गई। छत पर पहुंचकर मैंने पिंटू को पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं मर चुकी थी। रोहन की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए। 2 साल से मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी बात सुन सके। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे लगा कि अब मुझे मदद मिलेगी। रोहन, बोलो ना, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। वह इतना बड़ा नहीं था कि सब कुछ समझ सके, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि मनीष सर ने बहुत गलत किया है। उनकी हरकतों की वजह से ही सिया की जान गई और वह भूत बनी। सारी रात करवटें बदलते हुए रोहन सोचता रहा कि क्या करे। सुबह उसकी थोड़ी नींद आई, लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी था। माँ ने उसे जगाया तो वह उठा। उसे चक्कर आ रहे थे और सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। आखिरकार उसे स्कूल जो जाना था। फटाफट तैयार होकर उसने नाश्ता किया और भाई के साथ घर से बाहर निकल गया। बस के इंतज़ार में खड़ा रहा। बस समय से आई और वह बस में बैठ गया। उसे आज भी बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। वह तुरंत समझ गया कि यह सिया ही है। रोहन कुछ नहीं बोला और शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बस स्कूल पहुंची और रोहन अपने क्लास में जाने लगा। सिया भी पीछे पीछे थी। तुम यहाँ क्यों आई? बस ऐसे ही, मेरा भी मन था कि मैं अपने स्कूल आऊँ। ठीक है, पर कुछ गड़बड़ मत करना और चुपचाप बैठी रहना। हाँ ठीक है। रोहन की क्लास शुरू हो गई। सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और वह चुपचाप बैठी क्लास की दीवारों को देख रही थी। 2 विषय खत्म होने के बाद मनीष सर का क्लास में आगमन हुआ। अब तक रोहन मनीष सर को देखकर सामान्य व्यवहार करता था, पर आज जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। जबड़े भिंच गए। सिया का भी यही हाल था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यही वो इंसान है जिसने मुझे मार डाला। मनीष सर ने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सभी छात्रों को अलग अलग विषय पर वस्तु बनाने को कहा और खुद कुर्सी पर बैठ गए। सिया उन्हें गहरी निगाहों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि कुर्सी सहित उन्हें पटक दे, पर वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। सिया ने ध्यान से देखा कि मनीष सर की नज़रें एक छोटे गोल मटोल लड़के पर टिकी हुई थीं जो करीब 10 साल का था। वह सहमा सहमा सा अपनी ड्राइंग बना रहा था। अचानक मनीष सर कुर्सी से उठकर लड़के के पास गए। रोहन, सिया ने धीरे से पुकारा। क्या हुआ? सामने देखो। क्या हुआ? बोलो तो सही, मुझे ड्राइंग बनानी है। तुम शांत रहो। मनीष सर को देखो, वे अपना अगला शिकार बना रहे हैं।
सिया धीरे से बोली, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। काश तुम मेरी नज़रों से देख सकते। सिया परेशान होकर बैठ गई और मनीष सर की हरकतें देखती रही। मनीष सर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ और कंधे को सहला रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें ड्राइंग में अलग से मदद कर दूंगा। लड़का सहमते हुए खुश हो गया। उसे लगा जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। सभी बच्चे खुश होते हैं जब कोई टीचर उन्हें खास समझता है। ठीक यही हाल उस लड़के का था। मनीष सर ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर लड़के को दिया। किसी को बताना मत, ठीक है ना? हाँ सर, आप बहुत अच्छे हो सर। मनीष सर ने लड़के के गाल सहलाते हुए कहा, देखो बेटा, इस लाइन को ऐसे खींचो। सिया का गुस्सा अब चरम पर था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिया की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक सिया ने रोहन के शरीर में प्रवेश कर लिया। रोहन को झटका सा महसूस हुआ, पर वह कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही मनीष सर ने फिर लड़के के गाल को छुआ, रोहन जोर से चिल्लाया, मनीष, तुम ये क्या कर रहे हो? मनीष सर का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। अगल बगल की क्लास तक आवाज पहुंच गई। सभी बच्चे दंग रह गए कि रोहन ने टीचर से ऐसे कैसे बात की। मनीष सर गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने रोहन को आगे बुलाया और डांटते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि टीचर की इज्जत करना भूल गए। चलो प्रिंसिपल ऑफिस में, तुम्हें सजा मिलेगी। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उधर सिया, जो अब रोहन के शरीर से अलग हो चुकी थी, मुस्कुरा रही थी। बस में दोनों शांत बैठे थे। प्रिंसिपल ने रोहन को 2 दिन के लिए घर बैठा दिया और तीसरे दिन पापा मम्मी के साथ स्कूल आने को कहा। रोहन सोच रहा था कि घर पर यह सब कैसे बताएगा। वह सिया से नाराज था और उससे बात नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही मोटू ने मम्मी को स्कूल की घटना बता दी। मम्मी ने रोहन को डांटना शुरू कर दिया। यही दिन देखना बाकी था, अब टीचरों की भी इज्जत नहीं करते हो। ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है तुम पर? माँ, अब क्या बताऊं, मुझे भी नहीं पता, रोहन बोला। पर तुम्हें तो सब पता है। अचानक सिया बोल पड़ी, तुम चुप रहो। क्या कहा तुमने? मम्मी बोली। मुझे चुप करा रहा है। माँ, तुम्हें नहीं, मैं, रोहन हड़बड़ाते हुए बोला। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताए कि वह किसे चुप रहने को बोल रहा था। इसी तरह तुमने अपने टीचर को भी बुलाया होगा, मम्मी गुस्से से बोली। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? माँ, सच में मैं कैसे बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगी, रोहन परेशान होकर बोला। तभी पापा घर आए। आते ही सोफे पर बैठ गए। पानी पिलाओ रोहन की माँ, बहुत थक गया हूँ। आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है? पापा बोले। वही तो, मम्मी बोली। न बच्चे टीचरों की इज्जत करते हैं, न पढ़ाई करते हैं। अरे भाग्यवान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पापा ने पानी पीते हुए कहा। एक कॉलेज का टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ फरार हो गया। लड़की सिर्फ 19 साल की है और टीचर 32 साल का। रोहन यह सब सुन रहा था। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पापा, बात गंभीर है। रोहन की गंभीरता देखकर पापा सतर्क हो गए। ठीक है बेटा, मोटू तू अंदर जा, पापा बोले। मोटू कमरे में चला गया। अब बोलो, पापा ने कहा। रोहन ने शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया। जब उसे पहली बार सब कुछ अजीब लगा था, किचन में कैसे वह बेहोश हो गया था। पापा और मम्मी सुनकर सन्न रह गए। मम्मी डर गईं, पर पापा गंभीरता से सुनते रहे। पापा, वही हरकतें आज भी मनीष सर कर रहे थे। तब सिया मेरे अंदर घुसकर जोर से चिल्लाई तो मनीष सर ने उस लड़के को छोड़ दिया। इसके बाद मुझे बदतमीजी करने की सज़ा दी। मम्मी तुरंत रोहन के पास आ गई। मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे क्या हो गया है? मम्मी रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सिया की मदद करनी है। पापा, आप याद करो, आपसे पहले जो अंकल यहाँ रहते थे, उनकी लड़की कैसे मरी थी? ये वही सिया है। सिया के पापा स्कूल से घर और घर से कोर्ट दौड़ते रहे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कुछ नहीं हो पाया। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैंने उस घटना के बारे में सुना था। पर क्या सिया अब भी यहाँ है? हाँ पापा, सिया मेरे पास ही खड़ी है। बेटा, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, पापा बोले और सिया को महसूस करने की कोशिश करने लगे। सिया ने पानी की बोतल हवा में उठा दी। यह देखकर मम्मी डरकर पीछे हट गई। सिया ने पापा को पानी देते हुए रोहन से कहा, उन्हें बता दो कि मैं यहीं हूँ। पापा, सिया आपके पास ही है,
पानी की बोतल ले लीजिए। मम्मी, आप डरो मत, सिया बहुत अच्छी है, बस वह दिखती नहीं, लेकिन मुझे महसूस होती है। अब सब समझ चुके थे। पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि जाकर मनीष सर के जबड़े तोड़ दें, लेकिन बच्चों के लिए उन्हें धैर्य से काम लेना था। देखो बच्चों, स्कूल प्रशासन मुझे सीधे दखल देने नहीं देगा, इसलिए हमें एक योजना बनानी होगी। मनीष को पकड़कर समाज और पुलिस के सामने लाना है। ये बहुत गंभीर समस्या है। मैं अभी अपने इंस्पेक्टर दोस्त से बात करता हूँ, पापा बोले। अब सिया बहुत खुश थी। घर में मोटू को छोड़कर सभी को पता था कि उनके साथ एक भूतनी भी रहती है, जो आज रात की डिनर टेबल पर भी है। सभी लोग खा रहे थे और सिया चुपचाप उन्हें खाते हुए देख रही थी। इस घर का कोना कोना उसे पता था। अब तो माँ को भी सिया पर दया आने लगी। माँ को लगता था कि सिया सुन लेगी, इसीलिए अब वह सिया को बोल बोल कर सब काम करती थी। 2 दिन बाद रोहन के पापा रोहन को लेकर स्कूल जाने वाले थे। तब तक रोहन को घर पर ही रहना था। अभी बस इतना ही। पापा की आंखों में आंसू देखकर माँ बोली, क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बताऊं मैं? आज जब 2 दिन बाद रोहन को स्कूल लेकर गया तो प्रिंसिपल उल्टा मुझ पर चढ़ गया। कहने लगा, आपके बच्चे को तमीज़ नहीं है, घर में क्या सिखाते हैं? आप तो पूरा समय जंगल में रहते हो, तो बच्चों को जंगली मत बनाओ, अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चे को। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने बहुत समझाया कि रोहन ऐसा नहीं है। हो गई गलती, माफ़ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। काश मेरे पास कोई सबूत होता, भरे बाजार में उस टीचर को पीटता। मैं भी अफसर हूँ, मुझे कायदे कानून पता है। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सब सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब सिया के बारे में सोचा तो और दुख हुआ। कितना घिनौना काम कर रहा है वो टीचर। हम सभी अपने बच्चों को स्कूल के हवाले बेफिक्र छोड़ देते हैं। एक विश्वास होता है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वे पढ़ने जाते हैं, शिक्षित होकर बड़े होंगे और घर, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे, अपने शिक्षक का नाम बढ़ाएंगे। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। एक पागल मानसिकता वाले व्यक्ति की वजह से सिया जैसी कितनी बच्चियां इस समाज में डर डर कर जी रही हैं। माँ ने पापा को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, उस पापी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। पापा ने गहरी नज़रों से रोहन को देखा और बोले, देखो अपना रोहन कितना बड़ा हो गया है। इतना कि एक भूत बच्चे की सहायता के लिए बिना घबराए उसने मुझसे बात की। उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब कुछ भी हो जाए, उस दरिंदे की खैर नहीं। माँ, मैं जा रहा हूँ, रोहन बोला। पापा, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, पापा ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छे से और सावधानी से काम करना। और इंस्पेक्टर चाचा की बात याद है ना? हाँ पापा, रोहन मुस्कुराते हुए बोला। आप चिंता मत कीजिए, मैं मनीष टीचर को छोड़ूंगा नहीं। रोहन भाई और सिया के साथ स्कूल पहुंचा। उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नज़रें मनीष टीचर पर ही थीं कि वह कब आए। फिर अचानक मनीष सर का आगमन हुआ। सभी बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग शीट निकाल ली। मनीष सर आते ही रोहन को आवाज़ देने लगे, रोहन आगे आओ। जी सर, चलो मुर्गा बनो। क्यों सर, मैंने क्या किया? प्रश्न नहीं रोहन, मुर्गा बनो। रोहन न चाहते हुए भी मुर्गा बन गया। फिर मनीष सर ने अपनी छड़ी से रोहन की पीठ के नीचे बम पर छड़ी की चपत लगाई। ये देखो बच्चों, मुर्गा, असली का मुर्गा। और सभी बच्चे हंसने लगे। सिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। रोहन ने सख्त मना किया था कि कुछ भी मत करना। मनीष सर अपने कमज़ोर छात्र के पास गए और उसके गालों पर हाथ रखकर सहलाने लगे और उस अबोध छात्र से बोले, मुर्गा पसंद आया बेटा? मनीष की मंशा से अनजान छात्र को रोहन बना मुर्गा बहुत पसंद आया। फिर मनीष सर ने चुपके से उसे एक चॉकलेट निकाल कर दी। फिर उसके कान में धीरे से बोले, किसी से कहना मत। फिर छात्र भी धीरे से बोला, बिल्कुल भी नहीं सर, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। छोटे छोटे बच्चे, कोई 10, कोई 9, कोई 11, ये बच्चे मनीष की हरकतों से अनजान थे। जब मनीष सर चले गए तो रोहन वापस आकर अपनी बेंच पर बैठ गया। उसने देखा कि उसका ड्राइंग बुक गीला था, मतलब सिया रो रही थी। सिया, क्या हुआ? उसने इशारे से पूछा। फिर सिया कुछ न बोली और आंसू पोंछते हुए बेंच पर बैठ गई।
आज कुछ हाथ न लगा, उसने धीरे से कहा। उधर रोहन के पापा पुलिस थाने पहुंचे और अपने मित्र इंस्पेक्टर से बोले, कुछ मिला क्या? फिर इंस्पेक्टर साहब बोले, मिला तो इतना कि उसे मार मार कर सब पूछताछ कर सकते हैं। यार, उसने रोहन को बेवजह मुर्गा बना दिया था और एक नादान बालक के पास बैठकर उसे कीड़े भरी नज़रों से देख रहा था। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी जाकर धुलाई कर दूं। नहीं नहीं, पापा ने कहा, मेरे भाई, उसे पूरे सबूत के साथ पकड़ना है ताकि इस जैसे तमाम लोग गिरफ्त में आ सकें या अपनी हरकतें छोड़ दें। इस मनीष को तो मैं फांसी तक पहुंचाकर छोड़ूंगा, सिया की मौत के इल्ज़ाम में, पापा ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। घर आकर रोहन परेशान सा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ रोहन? माँ को देखते ही रोहन लिपट गया। माँ भी भावुक हो गई। क्या हुआ मेरा बच्चा? माँ, मनीष सर सच में बहुत गंदे हैं, रोहन रोने लगा। पर हुआ क्या? माँ, उन्होंने पूरे क्लास के सामने मुझे बेवजह मुर्गा बनाया और फिर मेरे। रोहन कहते कहते अटक गया। क्या किया उसने बेटा? उसने मेरे बम पर छड़ी मारी और सभी से बोला, देख लो असली मुर्गा। माँ भी रोने लगी, अनाप शनाप बकने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, जाओ फ्रेश होकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा उस शैतान से बच्चों को आज़ाद कराएगा और उसके गुनाहों की सज़ा दिलवाएगा। आज रोहन बहुत हिम्मत करके स्कूल गया था। क्लास में बैठा बैठा इंतज़ार करने लगा मनीष सर का। फिर अचानक मनीष सर आए और श्याम पट पर एक शब्द लिखा, मुर्गा। बच्चों, आज सभी लोग मुर्गा बनाओ। जिसका मुर्गा सबसे अच्छा और रंगीन होगा उसे इनाम में चॉकलेट मिलेगा। मैं प्रिंसिपल ऑफिस से आता हूँ, कोई शोर नहीं करेगा। जी सर, सभी बच्चों ने जवाब दिया। मनीष सर बाहर चले गए और रोहन चुपचाप बेंच पर बैठा रहा। उसे ज़रा सा भी मन नहीं था कि वह ड्राइंग में मुर्गा बनाए। उसने महसूस किया कि सिया उसके पास नहीं थी। वह उदास बैठा रहा। सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग बुक में मुर्गा बनाने लगे और फिर अचानक सिया के आने का एहसास हुआ। रोहन, चलो। कहाँ? चलो तो बताती हूँ। मनीष सर ने मना किया है, रोहन ने पूछा। अरे बाबा, वो देखो सामने बंटी, उसकी जगह नहीं है जिसे मनीष सर बहुत प्यार करते हैं। मैंने मनीष सर को लाइब्रेरी की तरफ जाते देखा है। फिर रोहन उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब में रखा एक बटन दबाया और धीरे से बोला, इंस्पेक्टर अंकल, हमें आज पूरा शक है, आप रेडी हो जाओ। फिर इंस्पेक्टर ने अपने एक दल को फ़ोन किया और ख़ुद रिकॉर्ड रूम में बैठ गए, एक मोटी स्क्रीन के सामने। सिया आगे आगे और रोहन छुपते छुपते सिया के पीछे पीछे भागा। दोनों लाइब्रेरी में पहुंचे, पूरा लाइब्रेरी ढूंढ लिया, पर वहां कोई न दिखा। परेशान रोहन चुपके चुपके चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ न दिखा। निराश होकर वह वहीं बेंच पर बैठ गया। फिर उसे एक सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने बड़े ध्यान से, बिना कोई आवाज़ किए, उस सिसकती हुई आवाज़ का पीछा किया जो एक दरवाजे से आ रही थी। उसने बड़े ध्यान से दरवाजे के झरोखे में से देखा। वहाँ बंटी था और मनीष सर। उसका शरीर कांपने लगा, डर से पसीने पसीने हो गया, पर सिया ने उसे हिम्मत दी, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, रोहन, आज की मेहनत मेरे खातिर, उस मासूम से बंटी के खातिर। रोहन को और हिम्मत आई। उसके शरीर में आयरन मैन की शक्ति आ गई और वह इंस्पेक्टर अंकल के निर्देशानुसार उसने अपने शर्ट के बटन में लगे कैमरे को दरवाजे के झरोखे से लगा दिया और माइक भी ऑन कर दिया। मनीष सर, मुझे जाने दो, आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं मम्मी से बोल दूंगा, पापा से बोल दूंगा, मुझे जाने दो। बंटी रो रहा था। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम मेरे अच्छे छात्र हो ना। पर सर, ये सब अच्छा नहीं लगता। मासूम बंटी रोते रोते बोल रहा था, मुझे दर्द होता है, मुझे छोड़ दो। देखो बंटी, अगर स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें चॉकलेट भी तो देता हूँ। मनीष बंटी के पीठ और गर्दन पर हाथ फिराता हुआ बोला, मैं खुद तुम्हारी मम्मी से बोल दूंगा कि तुम कितना कम नंबर लाते हो। नहीं नहीं सर, आप मम्मी को कुछ मत बोलना, मैं भी नहीं बताऊंगा, बंटी कलपते हुए बोला। पर सर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब, प्लीज़ सर। तब तक पुलिस स्कूल के प्रांगण में पहुंच चुकी थी, जैसा कि उन्हें थाने से इंस्पेक्टर ने हिदायतें दी थीं। किसी की मत सुनना और सीधा उसे गिरफ्तार करो। और स्कूल को सील करने के लिए दूसरा पुलिस दल भेजा।
धड़ धड़ पुलिस जब क्लासरूम होते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगे तो सभी लोग देखकर दंग रह गए। क्या हुआ, क्या हुआ? प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए और बोले, कुछ नहीं, अभी पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। इधर मनीष सर बंटी को पानी पिलाए, उसका मुंह पोंछा और अपने रुमाल से मुंह साफ करके बोले, मैं अभी चला जाऊंगा, तुम ठीक 2 मिनट बाद बाहर आते ही क्लास में चले जाना। ठीक है सर। गुड बॉय, तुम हो मेरे अच्छे बच्चे। और जैसे ही मनीष सर बाहर निकले, पुलिस ने धाड़ दबोचा। बहुत छटपटाया, पर पुलिस ने एक न सुनी और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। 2 पुलिस वाले बंटी को बाहर लेकर आए और उसे भी लेकर जाने लगे। पुलिस की एक गाड़ी में रोहन और बंटी को बिठाया गया और दूसरी गाड़ी में मनीष सर को। आप फटाफट पुलिस थाने पहुंचो, मामला बहुत संगीन है, इसलिए सीधा वही आ जाओ, कहीं और मत जाना और न मीडिया को बताना, नुकसान आपका होगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल को बोलते हुए गाड़ी में बैठा। थाने में पहले से ही रोहन के माता पिता, बंटी के माता पिता आ गए थे। प्रिंसिपल भी आ गए थे। पुलिस कमिश्नर साहब को भी बुलवाया गया और सभी के सामने वीडियो देखा जाने लगा। वीडियो देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब कुछ साफ आईने की तरह था। इंस्पेक्टर ने सभी को बताया कि उन्हें पूरा यकीन है, फिर भी वो रिमांड में लेकर कबूलवाकर लेंगे कि सिया नाम की बच्ची को धक्का देकर मनीष ने ही मारा था, क्योंकि सिया की बातों पर भरोसा कौन करता। मनीष को एक बंद कमरे में बिठाया गया था और उसे रिमांड में भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मनीष ने सब स्वीकार कर लिया। उसने पिछले 7 सालों में 4 बच्चों के साथ ये हरकत की थी। सिया को उसने ही मारा था। इस तरह से रोहन सिया के साथ मिलकर बहुत से बच्चों की जिंदगी को नीरस होने से बचाता है। रोहन को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चुना जाता है। सिया बहुत खुश होती है और अंत में रोहन और उसके परिवार से विदा लेती है। रोहन बहुत उदास हो जाता है, उसे सिया बहुत याद आती है। एक दोस्त मिली थी, वो भी जा रही है। भूतनी मेरी दोस्त, यह एक काल्पनिक कहानी थी मित्रों, पर सिया के पात्र को निकाल दिया जाए तो ऐसी घटनाएं आजकल समाज में होती रहती हैं। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। शायद नहीं, एक सवाल था, क्या सच में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या हमारे आसपास ही भेड़िए नहीं हैं जो काट खाने को तैयार हैं? क्या हमारे छोटे मोटे अपने ही समाज में खुश हैं? क्या हमारी नन्ही किलकारियां हमारी नज़र से दूर सुरक्षित हैं? क्या हमारी नज़र खुद किसी के लिए पाक पवित्र साफ सुथरी है? खुद के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है शायद। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं आपको जल्द मिलूँगा, तो दोस्तों मुझे ज़रूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूँगा नई कहानी के साथ।